मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। अब अपन पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था बोर परमाणु की मुख्य अवधारणाएं। प्यारे बच्चों, अब अपन पढ़ते हैं बोर द्वारा दिया गया हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल। बोर ने क्या कहा बेटा कि इलेक्ट्रॉन जब निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो वो न ऊर्जा को अवशोषित करता है यानी लेता है, न ऊर्जा देता है। लेकिन जब वो नीचे निम्न ऊर्जा स्तर से नीचे से जब ऊपर आते हैं ना बेटा तो ऊर्जा खर्च होती है। ऊपर से नीचे गिरने में ऊर्जा कहीं खर्च नहीं होती। तो बच्चों ऊर्जा जो जब इलेक्ट्रॉन नीचे होता है तो उसको कहते हैं निम्न ऊर्जा अवस्था, और जब ऊर्जा लेकर के वो ऊपर कूद जाता है तो उसको कहते हैं उच्च ऊर्जा अवस्था। लेकिन कोई भी आदमी हवा में कभी नहीं रहता, उसको नीचे गिरना ही पड़ता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? एक। जब इसको अपन ऊर्जा देते हैं तो वो उच्च कोष में चला जाता है, और जब वो नीचे गिरता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उस ऊर्जा के चित्र को, उस प्रकाश तरंगों के जो चित्र को स्पेक्ट्रम कहते हैं। आपसे पूछ सकते हैं स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? तो अपने जो इंद्रधनुष बनता है, जब बरसात होती है तो प्यारे बच्चों 7 रंग का जो इंद्रधनुष बनता है वो भी एक तरह का स्पेक्ट्रम है। वो सतत स्पेक्ट्रम है, लगातार है, उसमें जो है रंग दिखाई देते हैं। बेनी आह पिनाला, पता है ना? बेनी आह, बेनी आह पिनाला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो प्यारे बच्चों ये सब बेनिया पिनाला 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। वो स्पेक्ट्रम है। क्या है स्पेक्ट्रम? तो आप पूछते हैं स्पेक्ट्रम क्या है? जो प्रकाश का मिला जुला रूप है, ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा बेटा उसका रूप है। लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें बहुत सारी लाइनें दिखाई देती है। तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो आपसे पूछेंगे कैसा स्पेक्ट्रम है, तो आपको कहना है रेखीय स्पेक्ट्रम। और इसमें बहुत सारी रेखाएं दिखाई देती, लाइनें दिखाई देती। उन लाइनों के नाम भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप ऊर्जा दोगे तो वो उसके ऊपर कोष में जाएगा, और जब वो नीचे गिरेगा बेटा तो वो विभिन्न ऊर्जा स्तरों में गिरेगा। तो मान लीजिए ये तो परमाणु का नाभिक है और ये उसके ऊर्जा स्तर है, कक्षाएं हैं। ये जहाँ इलेक्ट्रॉन निश्चित गोल गोल कक्षाएं घूमता है, ये उसकी कक्षाएं हैं। अपन इसका चित्र आप बना लोगे, ये कक्षाएं हैं बेटा। इनको अपन कह सकते हैं ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं? पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा इसको कहते हैं N1 2 3 4 5 6 7। ये अपन ने पढ़ा ना, गोल गोल कक्षाएं, ये पूरे गोल गोल है, लेकिन अपन उसको दिखाते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को अपन ऊर्जा देते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो ऊपर जाता है, और जब वो नीचे गिरेगा, अब वो जब देखो बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा उच्च 2 में गया तो वो नीचे गिरेगा बेटा। 3 से भी जब 1 में गिरे, 4 से भी जब 1 नंबर में आए, 5 से भी जब 1 नंबर में आए, 6 से भी 1 नंबर में आए, 7 से भी 1 नंबर में आए, कहीं से भी यदि पहले ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक बेटा, दूसरे से पहले में, तीसरे से पहले में, चौथे से पहले आना चाहिए पहले में, तो एक लाइन बनेगी, उसका तो नाम है लाइमन रेखा। कौन सी बनेगी? पूछेंगे लाइमन रेखा कब बनती है? कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से पहले कोष में गिरेगा तो लाइमन रेखा बनेगी। फिर है बाल्मर। बाल्मर कहाँ गिरेगा बेटा? सेकंड कोष में गिरा है, सेकंड में गिर रहा है देखो इलेक्ट्रॉन, ये कहीं से भी सेकंड में आगे बनेगा तो बनेगी बामर। बाल्मर कहते हो या लाइमन बामर, ये वैज्ञानिक के नाम है। लाइमन बामर ये क्या वैज्ञानिक के नाम है। और ये जो रेखा दिख रही है इसका पूरे का नाम दे दिया बामर रेखा, जिसने खोज की नहीं बेटा उसका नाम है। तो पहली रेखा कौन सी दिखती है? लाइमन। बामर कब दिखेगी? जब इलेक्ट्रॉन 2 नंबर कक्षा में गिरेगा। जब इलेक्ट्रॉन 3 नंबर कक्षा में गिर रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, अनंत से, तो बनेगी पाश्चन सीरीज। क्या बनेगी? पाश्चन। 4 में जब गिरेगा, ये है बेटा 4, यहां से भी चौथी में गिरेगा तो बनेगी लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट। कौन सी बेटा? और जब 5 में गिरेगा तो क्या बनेगी? फंड, पी फंड। तो ये 5 रेखाएं आपको याद रखनी। कौन कौन सी बेटा? नाम एक बार मैं वापस लिख देता हूं या साइड में लिख देता हूं। कौन कौन सी रेखा बनती है? पहली लाइमन, दूसरी बामर, तीसरी स्पेक्ट्रम की रेखा पाश्चन, चौथी ब्रैकेट, 5वीं फंड। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी लाइनें दिखाई देती है? तो आप कहना है 5 लाइनें दिखती है, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट और फंड। तो आप इस वीडियो को रोक करके ये चित्र बना लीजिए। चित्र बनाने के बाद में आपको इसकी एक टेबल अपनी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का चित्र बनाओ, परीक्षा में आता है। तो आपको ये 5 रेखाएं बनानी है। कौन कौन सी? लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फंड। ये कब बनती है? इसकी भी अपन एक छोटी सी टेबल अभी बना लेते हैं। हाँ बेटा, तो
श्रेणियां कौन कौन सी दिखाई देती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में? 5 कौन कौन सी बताई थी कि लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। इसका निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा है? N1। कहां से इलेक्ट्रॉन? N1 1 बेटा, कहीं से आके एक में गिरना चाहिए इलेक्ट्रॉन तो बनेगी लाइमन। और उच्च ऊर्जा स्तर कौन सा है? 2 से भी गिर सकती है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, तो अनंत। तो आप पूछेंगे कि निम्न ऊर्जा स्तर को N1 कहते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर को N2 कहते हैं। N1 की वैल्यू इसमें 1 होगी, कहीं से इलेक्ट्रॉन आके एक नंबर में कक्षा में गिरा था, है ना, और कहीं से 2 से भी गिर सकता है, एक में, 3 से भी, एक में, 4 से भी, एक में, अनंत से, अनंत मतलब कहीं से भी आके, तो कौन सी बनेगी? लाइमन श्रेणी बनेगी। ठीक बेटा, तो श्रेणियों के नाम आने चाहिए, निम्न ऊर्जा स्तर आना चाहिए। इसका निम्न ऊर्जा स्तर क्या है? 2। इसका N1 का मान 2 है बेटा। इसका निम्न ऊर्जा स्तर क्या है बेटा? 3। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आके 3 में गिरना चाहिए। इसका निम्न ऊर्जा स्तर क्या है? 4। और इसका निम्न ऊर्जा स्तर क्या है? 5। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से आके गिरेगा? उच्च ऊर्जा स्तर कौन सा? इसका N2 जिसको कहते हैं अपन। इसमें इलेक्ट्रॉन ओ में गिरना चाहिए, कहां से गिर सकता है? 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, अनंत, कहीं से भी आकर के। इसमें N2 निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा? 3 में गिरेगा, तो 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 6 से, 7 से, 8 से। इसी तरह से इसका निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा? 4 में गिरेगा बेटा, 5 से भी गिर सकता है, 6 से भी, 7 से भी, 8 से, कहीं से भी। और इसका निम्न ऊर्जा स्तर क्या? 5 में ना, तो 6 से, 7 से। अब ये ध्यान देना कि लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में दिखती है। जैसे अपन टीवी अपने घर में रिमोट से टीवी चलाते हैं तो टीवी चालू हो जाती है, दिखती है क्या किरण जाती हुई? नहीं दिखती है ना। तो अपने दिखने वाला क्षेत्र सिर्फ एक ही है, वो है आपके दृश्य क्षेत्र। स्पेक्ट्रम का जो दृश्य क्षेत्र है वो केवल कौन सी दिखती है? दृश्य क्षेत्र में दिखती कौन सी? बामर वाली दिखती है, सिर्फ ध्यान रखना। बाकी वाली ये कौन से क्षेत्र में है? ये पराबैंगनी क्षेत्र में आती है। और ये तीनों कौन सी आती है? IR इंफ्रारेड को बोलते हैं अवरक्त क्षेत्र। कौन सा? अवरक्त क्षेत्र में जो है दिखाई देती है। आज टीवी के रिमोट से जो किरणें निकलती है, ठीक है ना, या गाड़ी लाते हैं रिमोट से, वो अवरक्त किरणें हमें दिखाई नहीं देती। हमारी आंखें कौन सी किरणें दे सकती है? केवल दृश्य क्षेत्र। ये स्पेक्ट्रम का फिक्स है। इसकी तरंग दैर्ध्य का मान उसमें, ठीक है ना, लैम्बडा जो होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य का मान भी मालूम होना चाहिए बेटा। और इसकी तरंग दैर्ध्य का मान है 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच। ये होती है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच, और ये 8000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर वाला एरिया है जो दिखता है। तो ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पूरी श्रेणियां। अब अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है बेटा, क्या होती है विद्युत चुंबकीय? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से जो उत्पन्न होती है उसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। हाँ बेटा, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। अब आपने एक प्रयोग पढ़ा होगा बेटा, विद्युत आप जानते हो, आप करंट को, है ना, और चुंबक अपने देखी हुई है। तो आपने एक प्रयोग 10वीं पढ़ा था, फैराडे का नियम पढ़े थे बेटा। ये जो चुंबक है ना, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, N और S, नॉर्थ और साउथ, दक्षिण, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, चुंबक है ये, ठीक है ना। और ये है बेटा कुंडली। कुंडली क्या होती है? तार की कुंडली होती है बेटा। और ये इसमें करंट नापने के लिए लिखा हुआ है, या वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है। वोल्टेज मीटर नहीं होता, अपन मीटर में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो वोल्टेज देखता है बेटा। तो ये चुंबक को जब गति करवाते हैं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको विद्युत क्षेत्र को गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न होता है। एक दूसरे के पैरेलल है बेटा। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी विद्युत क्षेत्र हो गया। तो इनमें अपन जब गति करवाते हैं तो तरंग उत्पन्न होती है। तरंग जानते हो ना, लहर, जैसे पानी के अंदर पत्थर फेंको तो लहरें बनती है। तो बस ये जो लहरों के रूप में जो करंट चलता है, विद्युत क्षेत्र और तरंग क्षेत्र चलते हैं, इसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए अपनी पृथ्वी जो है ना बेटा, अपन जानते हैं अपनी पृथ्वी एक चुंबक का कार्य करती है। अपने मोबाइल क्यों चलता है बताओ आपने? मोबाइल क्या हवा में चुंबकीय गुण है, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये मोबाइल के अंदर एक रिसीवर लगा हुआ वो तरंगें ले लेता है, और टावर पे टावर तरंग फैलाता है और मोबाइल अपना रिसीव कर लेता है, तो अपने आवाज आ जाती है। तार तो लगा हुआ ही नहीं। तो ये सब किसका कमाल है? सब विद्युत चुंबकीय तरंगों का कमाल है। हमारी पृथ्वी एक चुंबक है और उस पर आयन होते हैं, तो वो विद्युत क्षेत्र भी है। तो ये तो हो गया आपने क्या बी कह दो, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और ये ले लेते हैं अपन ई, विद्युत क्षेत्र। क्या हो गया बेटा? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो लहरें चलती है, तरंगे चलती है, उसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत इसकी जो है, और ये एक दूसरे के लंबवत होती है। मान लीजिए इसके कारण उत्पन्न होती है, इस तरह से लहर चल रही है बेटा,
ठीक है ना। और इसके कारण जो होती है वो ये वाली लहर है दूसरी, तो इसको अपन एक अलग कलर से दिखा देते हैं। ये तो है चुंबक क्षेत्र की और ये है विद्युत क्षेत्र की, ऐसे तिरछी तिरछी वाली। ये ठीक बेटा, ये कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है ना। और तरंग कैसे चलती है हमेशा ध्यान रखो, सीधी नहीं चलती ऐसे, तरंग हमेशा होती है लहर ऐसे चलती है, सुरंग और गर्त बनाती है ऐसे। इसको क्या कहते हैं, तरंग। क्या कहते हैं बेटा, जो सीधी नहीं चलती है तरंग गति होती है, जो सुरंग और गर्त बनाकर चलती है ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती है। ये अपने घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा आती है वो भी तरंग की तरह चलती है, ध्यान रखना। तो ये तरंगे जो एक दूसरे के जो है लंबवत चलती है, और ये आकाश जो खुला आकाश है इसमें जो मोबाइल है, टीवी चल रहे हैं, रेडियो चल रहे हैं, सब कमाल किसका है, इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का है, ध्यान रखना। तो वो इस तरह से चलते हैं बेटा, ये ऊपर जा रही है, इसको अपन इस कलर से दिखा दो, ये नीचे वाली है ये इस कलर से दिखा दो वापस, ये वो वाली है तो एक ही कलर से दिखाओ इसको। ये इस तरह से तरंग के रूप में चलती है। तो ये जो चित्र है ये किसका चित्र है बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंग है बेटा, ये विद्युत चुंबकीय तरंग का चित्र है। तो इन तरंगों के लिए जो आकाश में माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। पूछेंगे आपसे कि भाई पत्थर है, पत्थर को तो फेंका पानी में तो पानी लेके जाएगा, माध्यम में जा रही है। आवाज है, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो इसके लिए भी क्या है, हवा होनी जरूरी है। यदि अपने माध्यम नहीं हो तो चलेगी नहीं। लेकिन ये तरंग जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है, वो निर्वात में भी चलता है। सूरज है कितना दूर है, वहां से सारा प्रकाश यहाँ आ रहा है। इसका मतलब क्या है, उसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे कोई मीडियम नहीं चाहिए, उसे कोई माध्यम नहीं चाहिए। जैसे पेन है, पेन को मुझे आपको पीछे पहुंचाना है तो मैं क्या कहूँगा, एक बच्चे को दूंगा, दूसरे को दूंगा, तीसरे को दूंगा, चौथे को दूंगा, तो इसमें माध्यम पहुंचाना है। लेकिन इसको मैं सीधा फेंक दूं, कोई किसी से मतलब किसी को नहीं दूं और सीधा फेंक दूं, तो इसका मतलब कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो जो ट्रेवल करेगा, जो चलती है, वो होती बिना माध्यम चलती है। तो आपसे पूछेंगे सवाल, विद्युत चुंबकीय तरंगे की क्या विशेषता होती है, तो पहला है इनके लिए निर्वात की विशेषताएं, नोट करो आप। विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं क्या होती है, पहले तो परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो तरंग के रूप में चलते हैं उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, उसका ये चित्र बनाना है। उसके बाद विशेषता क्या है, पहली विशेषता इनके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता आप नीचे लिखोगे, इसकी आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगे निर्वात में गमन कर सकती है, निर्वात में भी चलती है, ये ध्यान रखना। विद्युत चुंबकीय तरंगे, और विद्युत चुंबकीय तरंगों से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं बेटा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। याद हो तो ठीक है। उसमें आपने कौन कौन से स्पेक्ट्रम होते हैं, वो थोड़े एक्सरे वाला, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में आना चाहिए। द्रव्य तरंगों के लिए, दूसरे तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखना। और विद्युत चुंबकीय तरंगों से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। उसका चित्र मैं आपको बना के बताता हूं। हाँ बेटा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का मैं इनका चित्र आपको याद करा देता हूँ बेटा। तो चित्र में जो ये हवा में आपके टीवी चल रही है, रेडियो चलता है, मोबाइल चलता है, तो ये सब तरंगे होती है, उसका एक जो चित्र है, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम नाम सुना होगा, स्पेक्ट्रम घोटाला अखबार में भी आया था। तो स्पेक्ट्रम क्या है, वो एक फिक्स तरंग दैर्ध्य और ऊर्जा वाली एक तरंगे होती है, उनका एक स्पेक्ट्रम है जो हवा के अंदर है, ठीक बेटा। और जैसे मैंने कहा था आपको, टीवी चलाते हैं तो रिमोट से टीवी चल जाती है, वो अवरक्त क्षेत्र में आती है। कुछ ऐसी किरणें एक्सरे कराने जाते हैं, एक्सरे हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो एक्सरे जो है उनको ये सब का एक स्पेक्ट्रम है, वो क्या है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे कम ऊर्जा वाला, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला, और सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे खतरनाक है बेटा शरीर के लिए भी, वो है गामा किरणें। सबसे पहले आती है गामा किरणें, फिर आती है एक्स किरणें। एक्स किरणें खराब है, ध्यान रखना, एक्स किरण कराता है ना। उसके बाद यूवी पराबैंगनी किरणें, इससे भी त्वचा का कैंसर हो जाता है। ये किरणें भी अपने आती है ना, बॉडी पे लगती ना, तो कैंसर हो जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद में आती है अवरक्त किरणें। अवरक्त जो टीवी से रिमोट चलाते हैं उसमें जो किरणें निकलती है वो अवरक्त किरणें है, अवरक्त तरंगे के द्वारा। सूक्ष्म तरंगे जिससे गर्म हो जाती है, माइक्रोवेव में आती है, रेडियो तरंगे, टीवी तरंगे, और सबसे ज्यादा तरह लैम्बडा जो घर में लाइट आती है बेटा, इससे ज्यादा करंट आ जाए, मर तो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये जो प्रत्यावर्ती धारा है घर में जो आती है वो प्रत्यावर्ती धारा उसका है। लेकिन ये एक क्षेत्र जो यहाँ से पराबैंगनी और अवरक्त के बीच में दृश्य स्पेक्ट्रम
जो हमें दिखता है, जिसमें 7 कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने बताए थे। स्पेक्ट्रम में कौन कौन से कलर होते हैं, तो क्या नाम, बैनी, आह, पीला, लाल। पूरा नाम क्या है, बे का मतलब बैनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, अनामत नारंगी, और लाल, रेड। इसको इंग्लिश में विबग्योर भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, विबग्योर भी कहते हैं। वॉयलेट, आयर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये है कहां से कहां तक होता है, इसकी तरंग दैर्घ्य लैम्बडा का मान फिक्स है, इसको कहते हैं लैम्बडा। ये ऐसा निशान है नहीं, लैम्बडा। ये है क्या कि जब ये तरंग चलती है ना बेटा, ये कोई तरंग चल रही है, तो दो उच्च बिंदु या दो निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी, दो उच्च बिंदु या दो निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य लैम्बडा कहा जाता है। तो इसका तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका, तो कहना प्रत्यावर्ती धारा का। और ऊर्जा का जो है घटता क्रम है, सबसे खतरनाक ऊर्जा इनकी होती है। ये ऊर्जा का घटता हुआ क्रम है, ये ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, छोटा सा वीडियो है, आप इसको तैयार करें और ये लिख करके लाएं अपनी कॉपी में, चेक किया जाएगा। हर सैटरडे आपका होमवर्क चेक होगा। पढ़ते रहें, मजे करें, लेकिन पढ़ें।